that is the main idea. वो वाली जो सरगर्मी, अच्छा, तो उसके अलावा जो है वो ज्यादातर टाइम टेक के लोगों का आपको पता है कि वो डिजिटल वर्ल्ड में हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। दैट्स अ सैड रियलिटी। चलिए सर, थैंक यू सर। आप बताइएगा थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा। मैं को वर्किंग स्पेस मॉडल था उसको यहाँ पे अच्छा अच्छा, राइट राइट। और उसको एक्सपैंड करना है। प्रीवियसली मेरा 21 साल एक्सपीरियंस है डिफरेंट सेक्टर का। स्टार्टेड विद बैंकिंग एंड आई मूव्ड फॉरवर्ड में आईटी में, कंस्ट्रक्शन में भी 3 साल मैंने काम किया। आईटी में 1 साल हो गया अलाइट के साथ। प्रीवियसली अलाइट में मोबाइल था, दोनों करने का कोवर्किंग स्पेस का मॉडल था काम कर रहे थे। अब डिफरेंट उसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल चलना है और क्लाइंट थोड़ा कम हो गया है, उसको हम एक्सपैंड करना है। कुछ एक्सपेंशन का प्लान है कि आगे इन द नेक्स्ट 1 ईयर इंशाल्लाह So I'm trying to understand कि आपकी कोवर्किंग स्पेस जो आप ऑफर कर रहे हैं वो इधर ही कर रहे हैं, ठीक है? सो कोई भी आके ये जगह रेंट कर सकता है बेसिकली। ओके, ठीक है, ओके। और सर आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? आपको क्या पसंद है करना? फैमिली my father is basically is wedded to most of the time के साथ होता हूँ या बच्चों के साथ होता हूँ। ठीक है, मैं अपने बारे में बताता हूँ। सबके बारे में पूछ लिया, थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। सो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है मास्टर्स है मेरा क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और मेरा जो पीएचडी है वो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में। तो पिछले कुछ साल में मैंने ज़्यादातर अपनी फील्ड के रिलेटेड ही काम किया है, लेकिन डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर मैंने एथलेटिक जो टीम्स होती हैं, क्रिकेट टीम, उनके साथ भी काम किया है। मैंने एकेडमिक्स के अंदर भी काम किया है, मैंने हॉस्पिटल्स में भी काम किया है। लेकिन मोस्ट रिसेंटली मेरा जो ताल्लुक है ज़्यादा वो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया और उनको एक प्रॉब्लम जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलती है ऑर्गेनाइजेशंस में, वो ये होता है कि उनके पास एम्प्लॉइज़ बहुत अच्छे होते हैं, जैसे आप एचआर में आप अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को। लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस होती है ना, देयर इज समथिंग दैट्स स्टॉपिंग देम, एंड वो ये बताते हैं यार ये बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन कोई नॉन टेक्निकल इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पा रहे। वो नॉन टेक्निकल इश्यूज में सॉफ्ट स्किल्स आ जाते हैं, कंसंट्रेशन आ जाती है, उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाती है, डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। तो वो जो सारी चीजें होती हैं उनकी ट्रेनिंग मैं करता हूँ, उन चीजों को केटर मैं करता हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली आईटी आईटी के अंदर मैंने ज़्यादा काम किया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ज़्यादातर आईटी के अंदर जो प्रॉब्लम होता है वो सॉफ्ट स्किल्स का होता है। अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते या दूसरे की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, दूसरों को कन्विंस नहीं कर पाते। स्पेसिफिकली अगर एक कस्टमर को कन्विंस करना है या नए कस्टमर फाइंड आउट करने हैं, सो उसके लिए एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस की, कम्युनिकेशन की डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती है जो मैं हेल्प करता हूँ। दीज आर डिफरेंट कंपनीज जिनके साथ मैं अभी तक काम कर चुका हूँ। जिसमें पाकिस्तान में जो लोकली है वो फौजी फाउंडेशन के साथ मैंने काम किया है। उन्होंने मुझे बुलाया ट्रेनिंग के लिए, सेहत जाब वालों ने किया, और ये डिफरेंट कंपनीज हैं जिनके साथ मैंने काम किया। ओवरऑल जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है वो मैंने पाकिस्तान में तो किया ही किया है, लेकिन मैंने यूके, यूएस और सऊदी अरेबिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिफरेंट कंपनीज के साथ काम किया है, उधर भी किया है और पाकिस्तान में रह के भी किया है। ये डिफरेंट मेरे एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज हैं, इन पे मैं आगे जाके थोड़ा डिस्कशन करूंगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं काम लाइक व्हाट इज इट दैट इज एग्जैक्टली दैट आई डू। अब ये इधर की एक्चुअली एग्जांपल है एलाइट की। 2 साल पहले तकरीबन मैंने आई मेट मोहम्मद उमर। एक्चुअली मुझे मेरे एक कॉलीग थे, वो भी साइकोलॉजिस्ट थे। तो मेरी पीएचडी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि यार ये एक शख्स है मोहम्मद उमर, आप उनसे मुलाकात करें, ये कुछ करवाना चाहते हैं।
सो उनका प्रॉब्लम ये था कि हम एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ अच्छे देते हैं, लेकिन वो अपने पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाते। जिस तरह मोहम्मद उमर की एक सोच है कि यार के बिजनेस को ग्रो करना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स निकलने चाहिए, वो हो नहीं रहा। तो फिर मैंने जब वहाँ पे इनकी यहाँ पे जब केस स्टडी की, तो उनको बताया कि डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती, जिसके अंदर हेल्थ इश्यूज हैं, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट, एम्पैथी आ जाती है, टीम कोहेजन, लैक ऑफ अवेयरनेस, पॉलिसीज वगैरह। और इसमें से मैंने उनको शो किया कि सबसे ज्यादा चीज जो उनके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा था वो इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट, यानी एम्पैथी इश्यूज थे उनके एम्प्लॉइज के अंदर। और फिर तकरीबन 3 एक महीने 21 सेशंस हमने किए, और 21 सेशंस के अंदर उन एम्प्लॉइज में अराउंड 62% इम्प्रूवमेंट आई थी। सो ज्यादातर जी। सर ये जो इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि अपनी जात से, शख्सियत से बाहर निकल के चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि हम अपनी बेसिक नीड्स में फंसे रहते हैं ज़्यादातर। जी तो वो जो सर वो वाली फिलोसफी मैंने वो सर से नीचे पढ़ी, आप उसके ऊपर जो ताड़े को हाँ जी हाँ जी हायरार्की ऑफ नीड्स है, मैं जी मैस्लो की, बिल्कुल जी। तो वो बुनियादी तौर पे जो मुझे समझ आई थी वो पढ़ के, वो उसका मतलब यही था कि इंसान अपनी जब उसकी बुनियादी जरूरियात पूरी होती हैं तो वो तभी अपनी जात से बाहर निकल के बिल्कुल दूसरों सही का है, सोचता है। बिल्कुल सही ठीक है। है। तो अदरवाइज एम्प्लॉइज जब ऑफिस के अंदर आएंगे ना, तो वो कहेंगे कि भाई गिव अस अ डिस्क्रीट सेट ऑफ टास्क्स एंड वी बी हैप्पी टू परफॉर्म देम फॉर यू। बिल्कुल जस्ट ठीक है, लाइक फैक्ट्री के अंदर काम होता है, यू ऑलवेज हैव अ डिस्क्रीट सेट ऑफ टास्क, बिल्कुल जो कि ठीक है, हर कोई जो इवैल्यूएट करना भी बहुत आसान होते हैं कि बिल्कुल यार इस ठीक है। बंदे की परफॉर्मेंस इतनी थी और इस बंदे की हाँ परफॉर्मेंस इतनी थी। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में तो इस तरह काम नहीं होता, यानी कि बिल्कुल ठीक है, वेरी डिफरेंट। यानी कि पहले आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है, सो यानी कि आपकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स निकालना इज नियर टू इम्पॉसिबल प्रीटी मच। जो है मैंने, यानी कि 17 ईयर्स में भी मुझे ऐसे ही लगता है। जो है इस तरीके से, क्योंकि हर नया क्लाइंट आता है, उनकी अपनी सेट ऑफ पर्सनैलिटी डिफरेंसेस होते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर बाद में आपकी जो टीम होती है, आपकी अपनी टीम के साथ अपने सेट ऑफ डिफरेंसेस होते हैं। तो सारे जो हैं, यानी कि इट वुड बी सेफ टू अज्यूम कि सारे जो है वो अपने होल में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक खास किस्म की सिक्योरिटी मौजूद होती है। ठीक है, ठीक है। तो भाई वो अपने बाहर निकल के उधर से आए क्यों? अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट क्यों होगी कि यार आपने जो मुझे टास्क असाइन किए थे वो डिस्क्रीट नेचर के तो नहीं थे, ठीक है, डिफिनेटिव नहीं थे कि भाई मैंने ये करना है ये करना है, ठीक मुझे है, जैसी समझ आई मैंने वैसे कर दिया। ठीक और है, दोनों एक्यूरेट होते हैं अपनी बात पे। ठीक है, तो वो उसकी वजह से सर वो जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इट्स लाइक आपने देखा उसके सबसे बड़ा बार उसकी ही था आपका। तो वो एक बिल्कुल आपने वैलिड चीज जज की है कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वेरी करता है। किसी ठीक है, फैक्ट्री के अंदर तो बहुत आसान होता है, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग सबसे नीचे होना था उसमें, लेकिन एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर वो सबसे ऊपर है। बिल्कुल ऐसे ही। जी। सो मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ वो टेलर मेड होती है, ठीक तो है। हर कंपनी हर सेटअप के हिसाब से होती है। और इसमें इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड में जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है, वो फैक्टर यही आता है कि लोगों को कम्युनिकेट भी नहीं करना आता, लीडरशिप को कम्युनिकेट भी नहीं करनी आती चीज़ें। इस वजह से एम्प्लॉय सही तरीके से समझ नहीं सकते, हम सारा एम्प्लॉयज पे नहीं डाल सकते। बिल्कुल। इट्स एक्चुअली अ टू वे प्रोसेस। एंड रिफरिंग टू द पर फर्स्ट मैं थिंग, सीनियर्स को ज्यादा ब्लेम करूंगा। दोनों के बीच में दोनों का रोल होता है। हाँ जी। सीनियर्स के अपने, मैं आपको आगे बताऊंगा, मेरा क्योंकि काफी ज्यादा काम, मेरा काम ही, इंटरेस्ट भी इसमें है, काम भी इसमें है। तो जितना मेच्योरिटी लेवल, 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेच्योरिटी होती है एम्प्लॉयज के। सबसे ज्यादा जो मेच्योर होते हैं उनके अंदर ईगो इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, यानी जो टॉप मैनेजमेंट होती है ना, वो क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त करती, कभी भी नहीं बर्दाश्त। ठीक है। और जो सबसे लो वाले होते हैं ना, जो मेच्योरिटी लेवल 1 होते हैं, उनके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन होती है कि यार करना, काम क्यों करना है, बस ठीक है, हमें इस चीज के पैसे मिल रहे हैं ना बस, तो फिर ये एक्स्ट्रा काम में क्यों करूं। हाँ जी। तो हर सेट ऑफ एम्प्लॉयज के अपने चैलेंजेस होते हैं। एक क्लास चीज में डिस्कस करूंगा, आपने मैस्लो हायरार्की का जिक्र किया, तो मैस्लो हायरार्की से अब ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बहुत ज्यादा। मैस्लो की हायरार्की आई थी 1970s में, हाँ जी। 2024 के अंदर हमें पता है मैस्लो इज लाइक बहुत पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया अब बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स है। आपकी जो फील्ड है उसी से मुतल्लिक मेरा छोटा भाई भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता है, जी वो जी ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर ही है। जी, उसने भी मुझे यही चीज कहा था कि यार वो बहुत पुराना थॉट प्रोसेस हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें क्लास चीज में यहाँ पे जो एड्रेस करूंगा वो ये है कि मेरी जो स्पेशलिटी वो यही है कि इन चीजों को केपीआईज के साथ मैच करना। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है।
आपकी कंपनी के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है इमोशंस बहुत है, इंटेलिजेंस और उसको मैं किस तरीके से बढ़ा सकता हूँ, राइट। सो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के फर्दर केपीआईज डिफाइन करके फिर उनके ऊपर ट्रेन करें, ठीक है, राइट। सो ये तो उन लोगों के लिए है कि जिनकी कंपनीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। हाँ, व्हाट आई लाइक, मैंने सबकी हॉबीज पूछी तो मेरी 2 हॉबीज हैं। एक तो मुझे जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं वो बहुत पसंद है, रेसलिंग और ग्रैपलिंग एंड किक बॉक्सिंग और एमएमए में करता हूँ, और कंपेटिटिव भी करता रहा हूँ। तकरीबन 1 साल पहले मैंने लास्ट अपनी एक फाइट की थी, और उससे पहले मुझे जरा म्यूजिक का जरा शौक था। अच्छा, और परफॉर्मेंस वगैरह की क्या? जी बहुत जगह परफॉर्मेंसेस की। लास्ट परफॉर्मेंस मेरी लम्स में थी, मुझे बुलाया था, पेप्सी का था रैप बैटल हुई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे एज अ जज बुलाया था और वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, क्लोज दैट सेरेमनी। और हाँ जरूर, फिलहाल तो जब से आप लोगों के साथ मैं भी ये एंटरप्रेन्योरियल रोड पे निकला हूँ, तो इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग। वो दुनिया की बात है सर, पूरी की पूरी वहाँ पे, यानी कि you have to dedicate your जी everything। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप वो वर्क लाइफ बैलेंस इज आउट ऑफ द पिक्चर। एग्जैक्टली, उस पर भी मैं बात करूंगा अभी आगे। सो हम आज के सेशन में 3 चीजें स्पेसिफिकली करेंगे, अवेयरनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल टेक्निक, साइकोलॉजिकल चीजें काम पे क्यों जरूरी होती हैं, इसकी अवेयरनेस लोगों को कितनी है, अवेयरनेस के लेवल्स पे बात करेंगे, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं, और एक असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट एक आपने ऑलरेडी कर लिया, वो असेसमेंट आफ्टर ये सेशन के मैं आप लोगों को इंडिविजुअल रिपोर्ट्स भेजूंगा कि आपको किन चीजों पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। एंड फर्दर ऑन आप उसमें फर्दर जो असेसमेंट करना चाहें या मेरे साथ 1-to-1 सेशंस करना चाहें, मैंने आपके साथ टाइम टेबल अपना शेयर किया हुआ है। सो आई विल बी ऑफिस 3 days a week, you can hop in any time and discuss with me। सो ये हो, मोहम्मद उमर साहब ने एंटरप्रेन्योरियल पूरी की पूरी जर्नी अपलोड की हुई है। ज्यादातर हम इन फर्स्ट 3 स्टेजेस पे या प्री सीड स्टेज पे हैं। आई थिंक शाहनवाज इस वक्त अर्ली स्टेज में होगा, कुछ सीड स्टेज के अंदर है। तो इन करंट स्टेज के अंदर जो हम सारे के सारे, और मैं भी इसी स्टेज पे, मेरा जो स्टार्टअप है वो भी इसी स्टेज के ऊपर है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज ये है कि वी हैव टू वेयर टू मेनी हैट्स। सारी चीजें हमने करनी है, हमने वेबसाइट भी देखनी है, उसका कंटेंट भी डेवलप करना है और कंटेंट भी बनाना है, एवरीथिंग, इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, दैट्स अनदर फैक्टर। नंबर 3, dealing with criticism handling है, ठीक है। स्पेसिफिकली वर्किंग विद पीपल, एंड जिस तरह आप हैं, आप जब अगर कोई अपना टेक बनाएंगे या कोई चीज बनाएंगे, किसी को जाके शो करेंगे, द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू सी इज क्रिटिसिज्म। नाउ एवरीबॉडी इज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, हर बंदे को नहीं पता कि मैंने अपने दूसरे बंदे को मोटिवेशन के साथ क्रिटिसाइज कैसे करना है, जिसको हम पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो कुछ उसमें से अच्छे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म वाले भी अगर लकी हैं तो मिल जाएंगे, और कुछ जो हैं वो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि आपका प्लान जो है वो एक्सट्रीमली बकवास है, और वो मेरे साथ नहीं। और स्पेसिफिकली वर्किंग विद, हाँ बिल्कुल एक्सट्रीमली डिस्करेजिंग होते हैं। और मैं स्टार्ट करूंगा जिस मैं मोहम्मद उमर भाई से, आई बीन इन टच विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, हमारी डिफरेंट टॉपिक पे बात होती है। ही इज अ वेरी टफ गाय, ही इज अ वेरी स्केप्टिकल गाय। आप उनको कोई भी टॉपिक देंगे ना, तो वो उस पे हमेशा वो ही इज गोना लुक एट द डाउनसाइड्स, एंड अगर वो किसी चीज पे बोले ना कि हाँ ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कमाल कर दिया, आपने ना तीर मार लिए। तो और इस तरीके से फिर मुझे कुछ और लोगों से मेरी मुलाकात हुई, और स्पेसिफिकली क्योंकि मैंने बताया ना कि आईटी के लोगों के अंदर कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल के इश्यूज हैं। सो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करते, तो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म को डील कैसे करना है टू स्टे मोटिवेटेड, अपने आप को यहाँ पे आ जाती है कि जी जी ये चीज पूछा था कि एक तो क्रिटिसिज्म होगी कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई इफ यू आर एन इगोइस्टिक पर्सन। आई मीन समटाइम्स यू आर अनअवेयर, you might actually be a हाँ very जी egoistic person, बिल्कुल or you might be a very humble बिल्कुल person also, यानी कि दोनों साइड देखनी बिल्कुल चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। ये मैं इस पे आगे इस नेक्स्ट स्लाइड पे
नेक्स्ट स्लाइड, हाँ नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, मैं डिस्कस करता हूँ ये। और इस चीज में सबसे ज्यादा चीज ये इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, और आपके केस में मैं बहुत ज्यादा इससे रिलेट कर सकता हूँ, कीपिंग अ फ्रेश माइंड। लेकिन इनके लिए बड़ी, इनके में सारा जो थोड़ा नहीं देखिए मेरी बात, देखें आप क्रिकेट खेल लेते हैं, आप बच्चों को टाइम दे देते हैं, ठीक है, काम भी कर लेते हैं, ठीक है, सिमिलरली उनकी अपनी हॉबीज हैं, वो तो सिंगल हो गए, उनकी चिल लाइफ है। चलो ठीक है। अब ये साहब जो हैं, अवैस भाई जो हैं हमारे, इनको टाइम नहीं मिलता अपने लिए। उनकी वो भी तो देखे ना कितनी वो ही इज गोइंग थ्रू अ प्रेडिकेमेंट, यानी कि योर लव्ड वन सच एज योर फादर इज बेडरिडन, यानी कि वो मुझे, यानी कि मैं तो दाद दूंगा कि ही इज एबल टू फंक्शन। एब्सोल्युटली, लेकिन द थिंग इज नाउ माय जॉब हियर इज कि इनकी फंक्शनिंग को मजीद बेहतर करना, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ हमारी सोसाइटी के अंदर स्पेशली जो मेल्स होते हैं, वी आर एक्सपेक्टेड कि हम अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को ज़्यादा हम रिप्रेस करके रखें, हम ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते भी नहीं, तो वो हमें डिफरेंट चीज़ों चीज़ों से काफ़ी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, और फिर एक ऐसा स्टेज भी आती है जो कि मेरा अगला सवाल है आप लोगों से, कि हाउ डू यू डील विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आई थिंक रज़ान तो वेट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर करते हैं स्टार्ट। ओके, सो मेरा इससे इतना सवाल यही था कि ऑब्वियसली हमारी जितनी भी वर्क लाइफ है या जितने भी अरसे में हम काम वगैरह करते हैं, तो स्ट्रेस तो ऑब्वियसली इट्स इनएविटेबल पार्ट ऑफ इट। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप अपनी वर्क लाइफ के अंदर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब होते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं, ये मेरा सवाल। मेरे पास तो टेक्निक है। अच्छा, यानी कि फर्स्ट क्या कि लेटेंट शेयरिंग जो है वो दैट्स समथिंग माय दैट इज समथिंग माय यंगर ब्रदर एक्चुअली केम अप विद। कि किसी के साथ जो है ना, जब भी ओवर शेयरिंग करते हैं ना, तो दैट माइट एक्चुअली बी अ साइन ऑफ, यानी कि वेरी ओवर स्ट्रेस पर्सन, या फिर जो है ना, यानी कि पीटीएसडी की निशानी भी ज्यादा उससे हो सकती है। यानी कि आप जो है वो ओवर शेयरिंग में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो दैट माइट बी बिकॉज ऑफ, इट डिपेंड्स कि आप किसके साथ कर रहे हैं। नहीं वो तो गए ना, आप एक दफा शेयर कर दिया, फिर आप अगले के रहमो करम में नहीं, लेकिन मेरा, मैं आपको रिडाइवर्ट करता हूँ अपने सवाल के ऊपर कि जब आपको पर्सनली व्हेन यू गो थ्रू स्ट्रेसफुल टाइम्स, आप पर्सनली क्या करते हैं? मेरे पास तो ऑब्वियसली मेरे पास So what happens if you're in stress? यानी कि when I am overstressed, हाँ, I will directly go for anxiolytics. अच्छा ठीक है, ओके। And is Anxiolytics that something that you take regularly? regularly, yes. ठीक है, मेरे जहाँ तक फंक्शन है, यानी कि जहाँ तक मेरी वाइफ ने कहा, यानी कि you're entirely dependent on it. ओके ठीक है, अंडरस्टूड। आप बताएं सर।
नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और प्रार्थना कर करते देते हैं। हैं। ये वैसे ठीक है Right. आप बताइए ओवरऑल स्ट्रेस की बात करें सिंगल लोगों को पहले तो जाने स्ट्रेस होती क्या है वो कंफ्यूज है हाँ वो उनको यानी कि फ्यूचर की स्ट्रेस शायद ज्यादा होती है उनको प्रेजेंटली आपको पास्ट की तो नहीं होता क्या जी पास्ट की स्ट्रेस ज्यादा तो नहीं होता हाँ ये चीज वो अच्छा वो ये में क्या था कि हाँ जी वो तो माशाल्लाह उनकी कैपेबिलिटी तो दूर दूर तक कोई शक नहीं है वो किसी ने कहा था कि जो है ना जन्नत की क्या डेफिनेशन है बुनियादी तौर पे क्या डेफिनेशन है उसने कहा माजी का पछतावा नहीं होगा और मुस्तकबिल का अंदेशा नहीं होगा और अब आप देखिए हमारे 99% जो चैलेंजेस हैं वो इन्हीं दो चीजों पे है माजी का पछतावा या मुस्तकबिल का अंदेशा यहीं फंसे होते हैं सारे के सारे और वो कहते हैं लिविंग इन द प्रेजेंट को उस पे भी किसी ने तनकीद कर दी है there is no such thing as living in the present यानी you're a nobody if you are somebody who likes to live in the present बोला पता नहीं अजीब ही दुनिया में रह रहे हैं मेरी तो समझ से बाहर है जी आप बता रही थी तो वही वाली बात आ गई है कि पर्सनल की बात नहीं है क्या नहीं एनी जस्ट आप जिस स्टेज पे हो मैंने देखते थे इसका इम्पैक्ट कितना है ठीक है अगर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है तो मैं सॉल्यूशंस को फाइंड करने की तरफ जाना चाहती हूँ इसके सॉल्यूशन क्या है किसी से डिस्कस करने की जरूरत है इसको हाँ क्या मैं खुद कुछ कर सकती हूँ ठीक है और अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही सिचुएशन मेरे ठीक है control में नहीं है तो उसके बारे में सोचना बंद कर देती हूँ ठीक और है अगेन वो नमाज पढ़ना और फिर अल्लाह मुझे ठीक मैं है उन चीजों में नहीं पढ़ती कि मैं फ्यूचर के बारे में सोचना है पास्ट के साथ रिलेटेड है ठीक है सॉल्यूशन ओरिएंटेड ज्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड चलिए वेरी नाइस आप बताइए Stress is like इसके काफी ज़्यादा scales हैं. If I talk about my stress levels, Okay. because it's been more than 1 year, I am going through the anxiety thing, and I haven't taken any medicines. I haven't gone to any psychologist or something like that. It's my willpower was Okay. keeping me, face all the problems. But when it's like your bubble bursts, I cry. I go to ठीक my है। mother. That's when I'm home. ठीक But है। if I'm at work and sometimes I'm getting anxiety or panicking, something like that, I'll just go out and I won't talk at work about it. ठीक है Because I know, because I'm that sort of person when I will find people talking about myself, I won't like it. ठीक है So just बाद में आकर वो एक अच्छा फैसला लेना ठीक है। I do think about it because I've ठीक gone है। through the situations where I have overshared a lot and I regret it. in the बिल्कुल end. ठीक है सर वो मैं ये वाली चीज जो है ना मैंने भी देखी है which is like 5 times more difficult for women यानी कि हमें भी कितना मसला होता है यानी कि जब हमारे बारे में बात की जा रही होती है for females it's a much इट्स bigger मोर challenge. डिफिकल्ट It's a much bigger challenge क्योंकि बिल्कुल उनके सही बारे में 5 गुना ज्यादा ही बातें हो रही होती है ठीक है इट्स नॉट जस्ट दैट देयर इज अनदर फैक्टर टू इट देयर इज अनदर लेयर टू इट जो खवातीन होती है ना बायोलॉजिकली वो जो इमोशंस फील करती है ना वो बायोलॉजिकली मेल कर नहीं सकते नहीं कर सकते वो फीमेल सुपर पावर इस चीज में तो मैंने देखा है कि रोना भी एक सुपर पावर है यानी कि if somebody can cry it's actually यानी कि the perfect solution for emotional self regulation यानी कि आपसे इमोशंस को सेल्फ मेरे रेगुलेट कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट है लाइक कि और मैंने जी जी आप प्लीज शेयर मेरे करें पास एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट हम्म। है पहली बात स्ट्रेस लेने से आपका प्रॉब्लम पार्टी बॉय फेस से स्टार्ट मैं भी कर लेता हूँ गाड़ी में म्यूजिक बजती है वापस घर जाते हैं हाई स्पीड ड्राइविंग पास में लिए अपने मुझे जो वैस भाई का पार्टी बॉय फेस होगा ना बस फास्ट ड्राइविंग तो मैं बिल्कुल अच्छी बात है वो अब स्टार्ट हुए फोन की बात नहीं अब गाड़ी तक जाएंगे हाँ गाड़ी तक महसूस हो अच्छा तो अभी तक आपने जितनी भी सारी बताई है ना ये सारी की सारी इन चीजों को हम बोलते हैं कोपिंग मैकेनिज्म्स ठीक है अब आगे हम जो फर्दर ट्रेनिंग करेंगे कि जिसके अंदर आप लोगों को आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी तो स्टार्टिंग विद कोपिंग मैकेनिज्म एट द मोमेंट इसमें से आप लोगों ने जो कोपिंग मैकेनिज्म्स बताए हैं उसमें से कोपिंग मैकेनिज्म्स कुछ हेल्दी होते हैं कुछ अनहेल्दी मिसाल के तौर पे जिस तरह आपने बात की है सेल्फ साइलेंस बिहेवियर होता है कि अगर किसी को कोई बात बुरी लगे ना तो इंसान चुप हो जाता है उसका किसी के साथ जिक्र नहीं करता उसमें प्रॉब्लम ये होता है अब आप खुद ही उसका मुझे प्रॉब्लम बता दो कुछ चीजें होती हैं शॉर्ट टर्म में फायदा होता है लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं होता
ये मर्दों के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम होती है ना चुप करके अपने अंदर, मैरिड लोगों में। मैरिड लोगों में। अब इसमें क्या होता है, अब ये भी है, आप इस चीज से भी एग्री करेंगे, आपकी ना अल्लाह ताला ने हमें ऐसा बनाया कि हमारे इमोशंस की ना एक बॉटल होती है, तो जब आप उसको भरते जाते हैं ना, भरते जाते हैं अपने अंदर 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 अंदर, उसको कहते हैं इमोशन रेगुलेट नहीं होती, तो फिर एंड पे क्या होता है, फिर चीज फट जाती है। तो यानी आपके दो ही मोड होंगे, या आप बिल्कुल चुप रहेंगे या आप एकदम भड़क उठेंगे। तो पर्सनल देखो जो, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जी। मैंने उसको ये देखा है जब आपकी वो वाली बॉटल फिल हो जाती है ना इमोशन वाली से, तो इफ फटना इज नॉट एन ऑप्शन ऑन द टेबल, यानी कि फर्ज के जनाब साहब आप ऐसे लोगों में मौजूद हैं जो आपके लिए बहुत कीमती लोग हैं, चाहे आपके कोलीग्स हो या फैमिली मेंबर्स हो, अगर फटना वाली ऑप्शन मौजूद नहीं है, प्लीज आप मेरे क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा, इज दैट द लीडिंग कॉज ऑफ एंजाइटी? इट कैन बी, जरूरी नहीं है, बट इट कैन बी, राइट। सो सेल्फ साइलेंसिंग है, प्लस आप मेडिकेशन का जिक्र हुआ है, कुछ लोग बिल्कुल, दिस इज वेरी कॉमन, सम पीपल लाइक टू टेक मेडिकेशंस टू रिजॉल्व इट अगेन, एंड यू वुड एग्री एज वेल। सर वो तो जो है वो आपको यानी कि रिलैक्स कर देती है फॉर द टाइम भी, यानी कि Exactly. मुझे तो प्रिस्क्राइब्ड है ना सर, तो बिल्कुल मेरे ठीक तो यानी कि मैंने जितना अवॉइड कर सकता हूँ उतना अवॉइड करते करता हूँ, हैं, लेकिन जब बाद में जब लिमिट एक खास क्रॉस हो रही होती है तो ये मेरा फॉल बैक होता है, बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है वो काम करती है, तो ये भी एक ब्लेसिंग है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, एक होते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। मेडिकेशन इन जनरल इज द बेस्ट शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, हाँ नॉट द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, एंड यू वुड एग्री विद इट। सर वहाँ पे मैंने एक दो चीजें देखी हैं, यानी कि ऑन द वीकडेज योर वर्क इज सो मच ओवरवेलमिंग, हाँ, वही मैंने आपको कहा था, मैनेजमेंट पहले करेंगे तो ग्रो ग्रो करेंगे, करेंगे, एग्जैक्टली। तो your work is so overwhelming that you cannot do any kind of physical activity. Exactly. तो मैं वीकेंड्स के ऊपर जो है जब यानी कि ये फिजिकल स्पोर्ट्स, तो वहाँ पे मैं मेडिसिन लेना भूल जाता हूँ, बिल्कुल यानी ऐसे, कि which is kind of surprising. एब्सोल्युटली, So how can you do that every day, especially when Exactly. you have so many dependents, यस, ठीक है, and you have so much peer pressure that okay वैसे अब क्या करना है, यानी कि क्या अगला मार्का क्या मार रहा मार्केट है, बिल्कुल, और समटाइम्स जो आपके जो कि मेरे ख्याल में हर इंसान के होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो देखेंगे यार ये वैसे काम का होता है यार, इंतजार के बिल्कुल हाथ ऐसे में वो क्या कहते हैं, वो हाथों में नमक रख के बैठे होते हैं, हाँ, ये वैसे यार कोई नाकामी है वो, इसको ताकि जरा हमें कोई बात करने का बिल्कुल ऐसे। वो मिले। And I think the answer is that right here actually, that you need to work on your coping mechanisms. अपने को उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक, फ्लाइट से चीटिंग कर लूं थोड़ी सी, नहीं मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ये पॉइंट्स टू थिंक अबाउट। you need to understand कि आपके coping mechanisms क्या हैं और आप उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। अभी मैं क्रिटिसिज्म की बात कर रहा था, आपने पहले जिक्र किया था कि कन्विंस करने की बात कर रहे थे। डिफेंस मैकेनिज्म ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर मिसाल के तौर पे अब ऐसा आइडिया लेके जाते हैं किसी के पास और वो शख्स कहते हैं कि यार ये बहुत ही बकवास आइडिया है, तो आप क्या बोलेंगे, आप आपके ज़हन में क्या थॉट है? मैं पहले पूछूंगा कि क्यों रीजंस आई कि उनको मैं अपने टॉप पे मैंने अपना प्लान आउट किया हुआ है, उससे या तो सॉल्यूशन निकालूंगा या मैं उसको इंप्रूव कर सो डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि क्रिटिसिज्म को डील कैसे करना है। हर इंसान का डिफरेंट तरीका होता है क्रिटिसिज्म को डील करने का। मिसाल के तौर पे कुछ लोग इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, कुछ लोग रैशनलाइजेशन की तरफ जाते हैं, कुछ लोग डिनाइल में चले जाते हैं, कुछ लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो दीज आर एक्चुअली ऑल, ये अभी तक तो हमने दो चीजों के ऊपर जिक्र किया है कि जो कि आपकी अपनी अभी तक प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा है, और आप एक्सपेक्ट ना करें कि जब आप अपनी स्टार्टअप जर्नी के अंदर होंगे कि वो एकदम टाइप हो जाएंगी। इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर स्टार्टअप जर्नी एज वेल। बढ़ेगी मेरे ख्याल में, कम नहीं होगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बढ़ेंगी, और मैं बताऊंगा कि किधर किधर कैसे बढ़ेंगी। थर्ड इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपने कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स बताई हैं, कोपिंग मैकेनिज्म से आपने बताया बेसिकली। तो किस तरीके से आप हेल्दी और लॉन्ग टर्म में, जिस तरह आपने बताया ना, अभी आपके पास मिसाल के तौर पे 2 बंदों की टीम है या 3 बंदों की टीम है, आपने जिक्र किया था। अब इमेजिन दैट कि आपके पास 20-25 बंदों की टीम हो जाए, तो वो स्ट्रेस लेवल को मल्टीप्लाई बाय एटलीस्ट 5 तो करें ना, हाँ जी तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो सर, अभी ना सॉरी मैं अभी आपकी जी, बात please. कर रहा था ये कि स्ट्रेस और कोपिंग मैकेनिज्म्स के ऊपर ही बात हो रही है जी, अभी। आपको पता है आवर ऑफिस हैज वेंट थ्रू अ फेज, हाँ जी, बिल्कुल। एक हेवी किस्म के फेज से जी गुजरा है। बिल्कुल, तो उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो जूनियर लेवल पे जो
हमारी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है उनको कुछ फेस करना पड़ा है, इतना हमें सीनियर लेवल पे जो कुछ बातें सुनने को मिली हैं जो है सारी ऐसी ऐसी बातें आपके साथ एट्रीब्यूट की जा रही हैं जो भाई आपने कभी की भी नहीं है। यानी कि एक बंदा जो है वो मोहम्मद उमर को आके बता रहा है कि उस्मान जमील ने कहा है कि हम इनको उठा के बाहर फेंक देंगे यानी कि लोगों को। मैंने इस तरह की लफ्ज कभी जिंदगी में नहीं इस्तेमाल किया होगा यार। और फिर वो मोहम्मद उमर को कहा जा रहा है कि यार जो है वो अगर कोई हमें इस तरह की बात करेगा तो हम उनके बाजू तोड़ देंगे। और भाई ना बात की है तो बाजू भी टूट रहे हैं। क्या हुआ उस्मान जमील की तो बैठ हाँ जी वो तो अल्लाह का शुक्र है वो सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन वो सर जिस तरह की जब ये होता है ना ओवरवेलमिंग यानी कि जब सी जो है वो अपना बॉर्डर से जब बाहर आता है ना तो फिर लगभग आ जाता है। यानी कि 2 इंस्टेंसेस हुए हैं जिसकी वजह से जो है ना बहुत ही इंतहा की बदमज़गी हुई है। अब सर वैस को मेरे ख्याल में आइडिया होगा जो है वो इतनी हैवी लेवल की बदमज़गी हुई है कि ऑफिस के अंदर की जो है वो मैंने मोहम्मद उमर को कह रहा था कल की जो है ना इन 4 मंथ्स के अंदर ना मेरे ख्याल में मेरी 5 साल जिंदगी आराम से कम हुई होगी। तो मोहम्मद उमर कहते हैं मेरी आराम से 10 साल कम हुई होगी। तो वहां पे जो है वो ओवरवेलमिंग सिचुएशंस में कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप दोनों के लिए ब्लेसिंग थी कि उन लोगों को पता चल गया कि लोग आप लोगों को नुकसान हो जाता है। देखिए दिस इज एग्जैक्टली जहाँ पे मैं लेके आना चाह रहा हूँ आप लोगों को। स्ट्रेसफुल इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल तो है, लेकिन उसको पॉजिटिव तरीके से किस तरीके से कोप किया जाए कि जो जिससे आपकी जिस तरह आपने बात की ना कि मेरी 10 साल उम्र या मेरी 3 साल, उसको किस तरीके से इस तरीके से पॉजिटिवली इंटरप्रेट और कोप अप किया जाए कि जिनसे आपको आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट ना हो। तो इन चीजों के ऊपर हम फर्दर ट्रेनिंग्स कर सकते हैं और प्रोबेबली करेंगे भी। 100% प्लीज। और नेक्स्ट चीज आ जाती है आपकी इम्पल्सिव एंड डिसीजन मेकिंग स्पेशली अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, स्पेशली जब आप फेज 1 के अंदर हैं, हम मल्टीपल हैट्स वेयर कर रहे हैं, वी हैव टू मेक मल्टीपल डिसीजंस, मेकिंग श्योर कि डिसीजन मेकिंग राइट हो रही है और जो झटपट से फैसले नहीं हो रहे जो कि गलत साबित हो सके। डिसीजन मेकिंग का तरीका क्या है, स्टेप्स क्या हैं, और एम्पथाइजिंग कस्टमर्स, जो इमोशनल इंटेलिजेंस की मैंने बात की। तो जहाँ पे मैं लोगों को पर्सनली ग्रो करने में हेल्प करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, एक्चुअली कैटेगराइज हो जाती है 2 चीजों में। एक चीज हो जाती है कि आप पर्सनली इस वक्त इस स्टेज पे आप ग्रो करेंगे 2 तरीकों से, या तो अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग पे आप फोकस करें, ज्यादातर लोगों को दोनों ही चाहिए होती है। और मिसाल के तौर पे स्ट्रेस एंजाइटी को किस तरीके, नेगेटिव थॉट्स को किस तरीके से मैनेज किया जाए, या ज्यादातर लोगों में मैंने आईटी के अंदर लोगों के अंदर प्रॉब्लम देखे या एंटरप्रेन्योर्स के अंदर भी देखे, कंसंट्रेशन या व्हेन दे आर वेयरिंग मल्टीपल हैट्स, तो उनको एक तो ये कंसंट्रेशन का भी एक इशू होता है। दूसरा जो एग्जैक्टली दूसरी चीज है ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। दोनों में फर्क ये है कि ये आपकी फंक्शनिंग को नॉर्मलाइज करता है और ये आपकी फंक्शनिंग को अबव एवरेज करता है। मिसाल के तौर पे इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, कम्युनिकेशन, इस तरह की रिलेशनशिप बिल्डिंग, रैपो कैसे बिल्ड करते हैं, ये सारी चीज साइकोलॉजिकल टेक्निक्स आ जाएंगी। तो ये जो दोनों चीजें होंगी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव। ये आपका दिमाग जरा रिलैक्स और बेहतर लॉन्ग टर्म करने के लिए, कि लॉन्ग टर्म आपने चीजों के साथ कैसे कोप अप करना है, और ये कि साइकोलॉजिकली अपनी बातों से दूसरों को कन्विंस कैसे करना है, दूसरे को रीड कैसे करना है, दूसरे की पर्सनैलिटी को किस तरीके से जज करना है, उसकी मल्टीपल टेक्निक्स वगैरह हम उस पर इंशाल्लाह फ्यूचर बात करेंगे। नेक्स्ट चीज में चलता हूँ अवेयरनेस के ऊपर। 3 लेवल ऑफ, मेरे पूरे एक्सपीरियंस में ना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 3 सिनेरियोस होते हैं। मेजॉरिटी जो देसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो लेवल 1 पे होते हैं, जो स्केप्टिसिज्म और इग्नोरेंस में होते हैं। स्केप्टिसिज्म एंड इग्नोरेंस होता है ज्यादातर लोगों को विच जो कि मानते नहीं है कि साइकोलॉजी, थिंकिंग, सोच का कोई बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक है या स्टार्टअप के साथ कोई ताल्लुक है। एक हद तक वो दुरुस्त भी है। वो कैसे? आपने भी जितना प्रॉफिट बनाया है ना, या आप जितना भी प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है, या आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो या ना हो, वो डिपेंड करता है आपकी बिजनेस मॉडल पे। लेकिन बिजनेस को जब आपने स्केल अप करना है और आपने इफेक्टिवली उसको ग्रो करना है, उसके अंदर आपकी साइकोलॉजी काम आती है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। जब आपको एक्नॉलेजमेंट हो जाती है तो फिर लेवल 2 पे लोग आ जाते हैं, वो
अंडरस्टैंड करते हैं कि यार ये स्ट्रेस को मैनेज करना जरूरी है, जिस तरह आप एक्नॉलेज करते हैं इस चीज को, यार ये इफेक्टिव है इसको करूंगा तो मैं स्केल अप करूंगा। फिर सेकंड लेवल पे जो जिन लोगों का मेच्योरिटी लेवल नंबर 2 होता है ना, वो एक्सेप्ट करते हैं बट दे डू नॉट नो कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे थेरेपी लेना चाहिए, मुझे काउंसलिंग लेना चाहिए, मुझे क्या चीज लेना चाहिए। और जो लेवल 3 के लोग होते हैं ना, वो एक सर्टन इंटरवेंशन लेके और अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं ओवर टाइम। मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे पास आते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं काम करना चाहती हूँ अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, मुझे स्ट्रेस का ज्यादा इशू नहीं, मैं इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर करना चाहती हूँ। तो वो जो 3 महीने का फेज होगा या 4 महीने का फेज होगा, उसके अंदर मैं आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को ट्रैक करूंगा कि सर्टन केपीआईज के अगेंस्ट, और बताऊंगा कि 3 महीने पहले आपकी इतनी थी, 3 महीने बाद इतनी है, और तो फिर एक लॉन्गिट्यूडनल एक हम उस पर एनालिसिस करते हैं कि 6 महीने के अंदर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी इंप्रूव हुई है, या आपकी लीडरशिप क्वालिटीज कितनी इंप्रूव हुई हैं, या आपकी कम्युनिकेशन कितनी ज्यादा इंप्रूव हुई है। तो सर्टन केपीआईज के साथ हम करते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि सबको, जितने भी हमारा एटलीस्ट जो भी हमारा स्टार्टअप में जितने भी लोग हैं या इसमें हमारे कोहॉर्ट में लोग हैं, एटलीस्ट हम लेवल 3 के ऊपर हम लोग सारे मिलकर काम करें, और इसके अंदर आप जिन स्पेसिफिक चीजों पे काम करना चाह रहे हैं हम उनको लिस्ट आउट करें, और उनका एक स्पेसिफिक आप सबका प्लान बने। मिसाल के तौर पे आप लीडरशिप के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, आप एम्पैथी के ऊपर काम करना चाह रही हैं, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करना चाह रहे हैं, आप एंजाइटी पे काम करना चाह रहे हैं। हर इंसान का एक सेपरेट प्रोफाइल बन के फिर हम लॉन्गिट्यूडनली उसको कवर करेंगे कि भाई, क्योंकि ज्यादातर अगर किसी को आइडिया हो कि ऐसा नहीं होगा कि आप आए, आपने मेरे साथ बात की, आप चले गए, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। वी गोना हैव अ प्लान, हम उस प्लान पे काम करेंगे, और 2 महीने 3 महीने 6 महीने मैं साथ साथ आपकी जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक करता रहूंगा, और फिर रिपोर्ट से, डेटा से, स्टेटिस्टिक्स से शो करूंगा कि 6 महीने में 8 महीने में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। एंड दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली कीप्स माय वर्क रनिंग एज वेल। जिस तरह के मैंने बताया कि मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ, ज्यादातर यहाँ पे जो स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोगों को हायर करते हैं कि जो कि आते हैं, एक सेशन देते हैं और चले जाते हैं। आप यकीन करें कि 1 घंटे के सेशन से, 2 घंटे के सेशन से आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक वर्कशॉप दूं या इमोशनल इंटेलिजेंस की वर्कशॉप दूं। अभी मैंने रिसेंटली, मुझे बुलाया था फौजी सीमेंट वालों ने, उन्होंने कहा कि आप हमें एक दिन में 6 आवर्स की ट्रेनिंग देते हैं। तो आई टोल्ड देम कि आपको मैं 6 घंटे की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सब कुछ वैसे ही रहेगा। मैं आपको 2-4 चीजें बताऊंगा, जब आप उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करेंगे ना, तो फिर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको डिफरेंसेस आना शुरू हो जाएंगे। इट इज अ प्रोसेस। जिस तरीके से सर आप जितने लोग बैठे हुए हैं, आप जिस स्टेज पे पहुंचे हैं वो एक प्रोसेस से पहुंचे हैं। आपका जो अपना एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, वो आपने एक प्रोसेस से गेन की। इसी तरीके से आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। पर्सनल ग्रोथ भी एक प्रोसेस है, और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने हमारा एक कल्चरली भी एक ये प्रॉब्लम है कि जब हमारे पास ज्यादा हम एंजॉय करना चाहते हैं, चिल करना चाहते हैं, तो हम अपने ऊपर इन्वेस्ट कम ही करते हैं, अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। हमारे कल्चर में बड़ा कॉमन है कि कोई चिल करना है, चलो बाहर जाके खाना खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, ज्यादा हो जाएगी, शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन अपने माइंड के ऊपर हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि विच कीप्स अस रनिंग। तो आई वुड सीरियसली रिकमेंड कि अगर आप लोग इसको फर्दर ऑन देखेंगे, आप लोग क्योंकि मैंने तो जिस तरह बताया है कि मैं मल्टीपल जगहों पे काम किए, और मैंने उनको 3 महीने 4 महीने में इम्प्रूवमेंट्स शो किए हैं, और उन इम्प्रूवमेंट्स का ताल्लुक उनके रेवेन्यू, कंपनी के रेवेन्यू के साथ है। तो सिमिलरली अगर आप इन चीजों पे काम करेंगे तो 100% आपके स्टार्टअप पे भी उसका इफेक्टिवनेस आएगी। इसके थोड़ी चार्ज कर रहा है, सॉरी गिव मी अ मिनट। ओके, अभी जो लेवल 2 के लोग होते हैं वो जरा इमोशनल मैंने आपको जिस तरह बताया
इन चीज़ों को समझते हैं, और मैंने बता दिया इसको डिटेल में बेसिकली लिखा हुआ है कि सर्टेन केपीआईज पे हम लोग फोकस करेंगे। और स्पेसिफिकली अगर जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को देखा जाए तो सारे के सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनकी मैंने आगे कोटेशंस भी आगे लिखे हुए हैं, दे हैव ऑल स्ट्रेस, ये सारे के सारे करते हैं मेडिटेशन, कोई ना कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट पॉजिटिव चीजें इन्होंने अपने पास रखी हैं, टेक्निक्स रखी हुई हैं, क्योंकि एक आम इंसान कोप अप कर ही नहीं सकता। स्पेसिफिकली ये जो बंदा है ये कहता है कि मैं तो मल्टीपल कंपनीज रन करता हूँ, ये बंदा सोता भी 4 घंटे, तो ये तो नॉर्मल फंक्शन कर ही नहीं सकता। इसलिए इसकी बात में बड़ी दिलचस्पी है। आई वुडंट नेवर वांट एनीबॉडी टू बी लाइक मी, हाँ यानी टू बी मी, यानी कि कहता है कि वो, यानी कि उसकी इतनी लाइफ इतनी कोई आसान नहीं है, बहुत यानी मुश्किल कि है। दूर से आपको बड़ा नजर आता है कि नाम तो दुनिया का रईस तरीन आदमी, लेकिन उसने सीधे कहा यू वुडंट लाइक टू बी मी। इसने भी अपने आप को कोपिंग, इसकी मैंने इसकी स्टेटमेंट्स आगे डाली हुई हैं, इन्होंने ये अपनी कोपिंग स्ट्रेटजी, स्टीव जॉब्स बहुत ज्यादा मेडिटेशन करता था, बिल गेट्स कहते हैं, ये लिंक्डइन का फॉर्मर सीईओ है, ये सेल्स फोर्स का सीईओ है, ये सारे के सारे कहते हैं कि भाई हमारी जिंदगी के अंदर जो है ना एक मखसूस टाइम है वीक के अंदर या दिन के अंदर हम देते हैं सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स करना, एंड वो उनकी जरूरत है। अब वो उन लोगों की जरूरत है तो डेफिनेटली आपको आज नहीं रियलाइज होगी तो कल रियलाइज हो जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ अगर आप अवेयरनेस लेवल नंबर 1 पे हैं तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड मैटर ऑफ एक्सपीरियंस कि यू आर गोइंग टू रियलाइज कि यार इन चीजों की ये चीजें आपके काम के साथ बेसिकली मैसअप करेंगे, तो स्मूथ प्रोसेस के लिए इन चीजों पर काम करने, इनकी स्टेटमेंट्स है मैं आपको शेयर कर दूंगा, इन्होंने डिफरेंट बातें बोली हुई है मेंटल हेल्थ के ऊपर। अब लास्ट थिंग जो फॉर टुडे हम करेंगे वो है कि मेरी जो रिसर्च रही है, तो इस रिसर्च प्रोसेस में क्या किया, मैंने 20 जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उन लोगों को स्टडी की, और स्टडी ऐसे किया कि मैंने उनके साथ इंटरव्यूज किए, आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक इंटरव्यू किए, और उनकी जर्नी और उनके अंदर मैंने ट्रेड्स फाइंड। तो ये सारे के सारे ट्रेड्स हैं जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर होते हैं। एक जितने भी कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं उनके अंदर साइकोलॉजिकल ये सारी चीजें होती हैं, लर्निंग ये वाली भी होती हैं। मेरे ज़हन में ना हमेशा ये सवाल होता है, यू हैव टू पिक एंड चूज। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन के, ठीक है, देयर प्रोफेशनल लाइफ इज सक्सेसफुल, फिर बाद में दैट रेजेस एन एसेंशियल क्वेश्चन कि व्हाट डिड दे हैव टू सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू अचीव दैट, एंड वाज इट रियली वर्थ इट। ओके, सो ये जो आपको ये जितने भी मैंने एंटरप्रेन्योर्स को स्टडी किया था इनमें, इन सारे आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इन सब के अंदर मैंने वो चीज चूज की है जो कि कॉमन थी। मिसाल के तौर पे साइकोलॉजिकली सारे के सारे विजनरी थे, साइकोलॉजिकली सारे के सारे, आप यकीन करें जिस तरह आपने बताया कि आप नमाज पढ़ते हैं, सारे के सारे ऑप्टिमिस्टिक थे, और ऑप्टिमिज्म का ताल्लुक होता है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन से। ऑप्टिमिज्म रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बगैर आपने बहुत कम लोगों को 100%। सिमिलरली ऑप्टिमिज्म है, जिसमें आपने अपना माइंडसेट बताया था, जरा सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं। सिमिलरली सोशल के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं कि सोशल नेटवर्किंग बनाने में अच्छे होते हैं। यहाँ पे ज्यादातर जो हमारे आईटी कंसल्टेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे ज्यादातर इश्यूज होते हैं। स्पेसिफिकली प्रोफेशनल के अंदर वर्सेटाइल, एक्सप्रेसिव, कॉम्पिटेंट, इंक्विजिटिव, प्रोएक्टिव, ये सारी की सारी चीजें होती हैं, जस्ट टू गिविंग यू एन ओवरव्यू। तो आज के बाद हमारे जो नेक्स्ट सेशन है वो ये होगा कि आपका जो असेसमेंट है वो असेसमेंट का रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट असेसमेंट में क्या करेंगे कि जो मैंने आपको दिखाया है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैं नेक्स्ट असेसमेंट आप लोगों से वो करवाऊंगा और फिर वो टेस्ट करके आपके साथ शेयर करूंगा कि आपके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपको इस वक्त काम करना है। और फिर मैं आपको एक प्लान भी बना के दूंगा कि आप मिसाल के तौर पे अगर आपके अंदर एंजाइटी रिलेटेड थॉट्स हैं या आपके अंदर एक सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ऑप्टिमिज्म नहीं है, तो आप अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक किस तरीके से बना सकते हैं। और वो हम प्लान बनाएंगे और अगेन फिर उसको हम 3 मंथ 4 मंथ के
पैनल पे हम उसको फिर सर ये आप वीकली रखेंगे ना 3-4 मंथ के लिए जो आपने बात की है? जी, तो बेसिकली इसमें हम दो अप्रोचेस लेंगे, एक हम लेंगे ग्रुप अप्रोच, एक हम लेंगे 1-to-1 अप्रोच। ठीक है तो ग्रुप अप्रोच जो होंगी जिस तरह अभी हम कर रहे हैं वो ज्यादा जर्नलाइज्ड होंगी, मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, लेकिन जब हम 1-to-1 अप्रोच करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक प्लान होगा एक शख्स का, और फिर उसको वो द पीरियड ऑफ टाइम हम करेंगे, ठीक है। और फिर obviously we're going to be following up on things, so I will tell you कि for example एक certain चीज है, maybe अभी जिस तरह मैंने बताया I'm gonna go back a little bit, so कुछ चीजों के लिए आपको यहाँ पे कुछ चीजों के लिए आपको 1-to-1 सेशंस के अंदर में भी आपको काउंसलिंग की थोड़ी जरूरत है, ठीक है, काउंसलिंग की जरूरत हो या थेरेप्यूटिक टेक्निक्स की जरूरत हो, कुछ भी हो वो हम 1-to-1 करेंगे। कुछ चीजों में आपको एक ओवरऑल ट्रेनिंग की जरूरत होगी, मिसाल के तौर पे जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस या एम्पैथी की ट्रेनिंग कर रहे हैं वो दैट विल बी इन अ ग्रुप फॉर्म, उसको मेजर इंडिविजुअली करेंगे लेकिन ग्रुप फॉर्म में, राइट। अब हम वो सारा का सारा बेस करेंगे आप लोगों की असेसमेंट पे, आपकी असेसमेंट में जो जो चीजें आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगी फिर उसके ऊपर बेस करके हम next अपना प्लान बनाएंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, आप कुछ मुझसे सवाल करना चाहते हैं या कुछ चीज डिस्कस करना चाहते हैं? ओके, नेक्स्ट चीज मैं ये बोलूंगा कि जिससे मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैं साबिंदा को अपना शेयर किया स्केड्यूल, मैं हूँगा वीक में 2 से 3 दिन आऊँगा, आई बी इन ऑफिस 4 PM onwards. You wanna come in, you wanna talk about something, something कुछ जो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ में कुछ चीज करना चाह रहे हो, you want my input on something, I'll be here to discuss. That is it from myself. Thank you. Thank you very much. No problem. No problem. Appreciate it. Next session will be a group session or